प्रश्नावली 1.2। पहला है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या सत्य, अपने कारण के साथ उत्तर देना है। पहला नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, ये दोनों मिलाकर हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्या में। वास्तविक संख्या नाम के चैप्टर है, उसमें पढ़ते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो कह सकते हैं कि जितना भी अपरिमेय संख्या होगा वो क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, और जितना भी परिमेय संख्या होगा वो भी क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों वास्तविक संख्या होगा। यानी ये प्रश्न क्या हो जाएगा, सत्य। कथन क्या है, सत्य है ना। सत्य प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या में पढ़ते हैं, या संख्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक। दूसरा नंबर प्रश्न है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m का रूप का होता है। रूट m का मतलब होता है कि प्रत्येक संख्या का वर्गमूल, m का वर्गमूल। तो संख्या रेखा पर जो भी संख्या आएगा 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या आएगा, संख्या के वर्गमूल के रूप में आएगा। तो नहीं, ये सब संख्या के वर्गमूल के रूप में नहीं आएगा। जैसे 1 है तो 1 किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं है ना। 2 एक किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं है। 2 है ना, 2 किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं है ना। इसी तरह से जो भी संख्या है, जो भी संख्या रेखा पर बिंदु है वो किसी भी संख्या के वर्गमूल के रूप में नहीं होता। इसमें लिखा है कि जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, तो मान लेते हैं इसमें इसे कि m एक अगर प्राकृत संख्या है, m एक प्राकृत संख्या है, और बोल रहा है क्या कि रूट m के रूप का होता है। तो अगर लिखेंगे रूट 1, तो 1 का वर्गमूल 1 है ना। 1 है जो किसी संख्या 1 का वर्गमूल के रूप में है। अगर यहाँ पर लेंगे रूट 2, तो ये तो किसी संख्या का वर्गमूल है नहीं, है ना। 2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं। इसी तरह से अगर लेंगे रूट 3 है ना, रूट 4, तो रूट 4 का क्या आ जाएगा 2, रूट 5, रूट 6, रूट 7 है ना, इत्यादि। यानी संख्या रेखा पर सब होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। लेकिन इसमें से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकलेगा और कुछ संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा।
अतः हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर जो भी प्रत्येक बिंदु होगा वो प्राकृत संख्या का वर्गमूल के रूप का नहीं होगा, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, ये कथन है जो असत्य है ना। कथन क्या है, असत्य है ना। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का नहीं होता, ठीक है। तीसरा नंबर, में क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखो, वास्तविक संख्या प्रत्येक वास्तविक संख्या ये क्या होती है, एक अपरिमेय होती है, ये बोल रहा है, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं कुछ वास्तविक संख्या मान लेते हैं, जैसे दो भी वास्तविक संख्या है, ठीक है। √3 ये भी वास्तविक संख्या है, 5 भी वास्तविक संख्या है, √7 ये भी एक क्या है, वास्तविक संख्या है। क्यों वास्तविक संख्या है, 2 है जो अगर ऐसे लिखते हैं कि 2 है जो कैसी है, परिमेय संख्या, ठीक है। 2 कैसी संख्या, परिमेय संख्या है। और √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। 5 भी है जो परिमेय संख्या, और √7 अपरिमेय। अब वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि जितना भी वास्तविक संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या, वो सब वास्तविक संख्या अपरिमेय होगा नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। तो वास्तविक संख्या जितना भी होगा सब अपरिमेय नहीं होगा, कुछ क्या होगा, परिमेय भी होगा, है ना। अतः यह कथन भी क्या है, असत्य है। कथन क्या है, ये असत्य है, क्योंकि दो, अगर मान लेते हैं क्योंकि 2 एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है ना। और यह वास्तविक भी है, और यह वास्तविक संख्या भी है ना। अतः हम कह सकते हैं कि सब वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में दोनों पढ़ना है, अपरिमेय और परिमेय दोनों। लेकिन सब वास्तविक संख्या परिमेय ही होगा नहीं, सब वास्तविक संख्या अपरिमेय ही होगा नहीं। लेकिन कुछ वास्तविक संख्या परिमेय होगा, कुछ वास्तविक संख्या अपरिमेय होगा, ठीक है। यानी ये जो कथन तीसरा है ये क्या है, गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन पे। कहता है अगला क्वेश्चन क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, अब देखो धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होता है,
एक अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है ना। देख लेते हैं पहले इतना कि कुछ धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं कि माना कि धनात्मक पूर्णांक, माना कि धनात्मक पूर्णांक कुछ भी ले लेते हैं पूर्णांक, नेगेटिव वाला भी संख्या पूर्णांक होगा, प्लस माइनस वाला संख्या और जीरो, ये सब क्या पूर्णांक होगा। तो कुछ धनात्मक पूर्णांक लेना है, जैसे पूर्णांक ले लेते हैं जैसे 2 है ना, 4, 6, 8, 9 इत्यादि। ये सब संख्या है जो धनात्मक में भी है और पूर्णांक है। तो जो भी धनात्मक पूर्णांक है उस धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल, सब धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल 2 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल, 6 का वर्गमूल, 8 का वर्गमूल और 9 का वर्गमूल, सब धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है। 2 का वर्गमूल अगर नहीं निकलेगा तो √2 ही रहने देते हैं। तो ये देखते हैं कि ये क्या है, अपरिमेय है। ठीक, अपरिमेय, यानी एक तो धनात्मक संख्या का वर्गमूल पता चल गया कि अपरिमेय है। दूसरा कर निकाल लेते हैं, 4 भी धनात्मक पूर्णांक है लेकिन इसका वर्गमूल निकालेंगे 2, 4 का वर्गमूल, लेकिन ये क्या है, परिमेय। 6 का वर्गमूल 6 ही रहने देते हैं, ये क्या है, अपरिमेय। √8 का √8 अपरिमेय। √9 का 3 परिमेय, है ना। यानी अब इतना जो क्वेश्चन बोला कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है, इतना से कह सकते हैं कि सभी भी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि कुछ कुछ धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल परिमेय संख्या भी है ना। अतः हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक है सबका वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती। अगर नहीं है तो कुछ एक ऐसा संख्या का उदाहरण देना है कि उस संख्या का वर्गमूल देना है जो परिमेय संख्या होगा। तो आंसर तो यही हो गया कि कुछ ऐसा धनात्मक परिमेय संख्या लेना है जो परिमेय संख्या भी हो, जैसे 4, 9 और भी ले लेंगे 16, है ना। ये सब संख्या क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया ना। प्रश्न में बोल रहा था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होती है। तो कुछ धनात्मक पूर्णांक ले लिए अपना मन से, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कुछ भी ले लेंगे, ठीक है ना। और वो सब धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल निकाल कर चेक करेंगे। तो 2 का वर्गमूल √2 ही हो जाएगा। 4 है तो 4 का वर्गमूल निकाल दिए 2, 6 का वर्गमूल नहीं निकला, 8 का वर्गमूल नहीं निकला, 9 का वर्गमूल निकल गया। यानी जितने भी धनात्मक पूर्णांक थे वो सबका वर्गमूल अगर निकाले हैं तो सब कुछ का आया है अपरिमेय, कुछ का वर्गमूल निकल गया ऊपर में, है ना। यानी सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं आया है ना, कुछ कुछ का परिमेय भी आया। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक है सबका वर्गमूल अपरिमेय संख्या, है ना, अपरिमेय संख्या नहीं होती है, कुछ का परिमेय संख्या भी होती है। तो अब कह रहा था कि यदि अगर नहीं होती है तो एक ऐसा संख्या का वर्गमूल का उदाहरण देना है
है ना, जो परिमेय हो। तो परिमेय हो तो कौन कौन हो जाएगा, अब जैसे इतना संख्या में लिए हैं तो परिमेय है तो संख्या कौन हो जाएगा, 2 और 3। 2 और 3 या कह सकते हैं 4 और 9। 4 और 9 एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक है जो क्या परिमेय। यहाँ लिख सकते हैं और 4 और 9, 4 और 9 एक धनात्मक पूर्णांक है। 4 और 9 धनात्मक पूर्णांक है जिसका वर्गमूल क्या है, परिमेय है। इसका वर्गमूल परिमेय संख्या। ठीक है, ये हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, कहता है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ये दिखाना है कि संख्या रेखा पर √5 को कैसे दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक संख्या रेखा ले लेंगे। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं 0, 0 के बाद 1, उसके बाद 2, हम बड़ा ले लेते हैं। 0, 1, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि सब एक एक इकाई है। 0 से 1 1, 1 से 2 के बीच में 1 इकाई, 2 से 3 के बीच में 1 इकाई, 3 से 4 के बीच में सब एक एक इकाई है। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, नाम दे देते हैं कि यहाँ ये, इसको मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं A। ठीक है, तो पहले क्या लिखते हैं, OA पर एक लंब डालते हैं। एक लंब डालते हैं, है ना, जिसका नाम देते हैं AB, है ना। अतः OA AB लंब OA, यानी जो AOA है इस पर एक हम लंब डाल देते हैं इस तरह से। ठीक है, लंब डालते हैं AB और एक इकाई काट लेते हैं। एक इकाई काट लेते हैं, यानी A से लेकर यहाँ पर B हो गया और इसका नाप भी हम दे दिए 1 इकाई। ठीक है, AB और एक इकाई काट लेते हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं, अब O को B से मिला देते हैं। O को B से मिला देते हैं। अगर O को B से मिलाएंगे तो A हो जाएगा। ठीक, इसलिए OB बराबर कितना हो जाएगा, OB का स्क्वायर यानी पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज बन गया, तो OB का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। OB का स्क्वायर बराबर इस O से लेकर A का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस इसका लंब A से लेकर B AB का स्क्वायर। ठीक है, तो OB का स्क्वायर बराबर OA, O से लेकर 1 इकाई, A से लेकर B 1 इकाई, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। OB बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1,
और यह स्क्वायर है जो इधर आके हो जाएगा रूट में, इसलिए वो भी बराबर हो जाएगा √2, यानी ओ बी की जो लंबाई आ गया अब ये √2 हो गया। ठीक है। अब ओ से लेकर बी तक अगर पेंसिल को नोक यहाँ रखेंगे और कंपास को नोक यहाँ रखेंगे तो इस प्रकार से एक त्रिज्या का भी काम करेगा। और ए बी को एक त्रिज्या मानकर अगर हम इस तरह से घुमाएंगे तो इस तरह से घुमाएंगे तो ए इस तरह से एक गोला बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से गोला बन जाएगा, है ना। इस संख्या रेखा पर जहाँ कटेगा इसका नाम दे देंगे पी। ठीक है। ए जो हमारा लंबाई आया √2, इसी लंबाई √2, अब इस √2 की लंबाई ओ से लेकर कहाँ हो गया बी, और इसी ओ बी को अगर इस तरह से घुमाए हैं तो संख्या रेखा पर पी बिंदु पर आके कट गया। और इस लंबाई को भी हम लोग कितना बोलेंगे √2, ऐसे में, क्योंकि तिरछा लंबाई कितना आया था √2। ऐसे तिरछा लंबाई को हम नीचे घुमाएं तो संख्या रेखा पर ये √2 संख्या रेखा पर कटा, ये जहाँ जहाँ कटेगा इस तरह से एक गोल घूमते जाएगा, है ना। यहाँ से जहाँ खींच देंगे ये सब कितना हो जाएगा √2। हम इधर नहीं लेते हैं। ठीक है, ये हो गया √2। अब क्या क्या हो कहते हैं इसमें कि पुनः इस बी बिंदु पर पुनः ओ बी पर एक लंब लेते हैं और एक इकाई काट लेते हैं। ठीक है, तो ओ बी पर एक लंब लेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, है ना। ओ बी पर एक लंब लेंगे, ओ बी पर एक लंब ले लिए, है ना। इसका नाम दे दिए ए बी सी। ठीक है, यानी बी सी लंब ले लिया ओ बी पर, है ना, और काट लेते हैं। और पुनः क्या करेंगे, ओ को सी से मिला देंगे, ओ को सी से मिला देंगे। तो ओ को अगर सी से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए इस तरह से हो जाएगा, है ना। अब हो जाएगा ओ सी का स्क्वायर बराबर इस त्रिभुज में ए भी एक इकाई हो गया और ये हो गया √2। इस त्रिभुज के लिए ये हो गया √2 आधार, लंबाई इसका लंब हो गया एक, और कर्ण निकालना है। कर्ण को नाम हो गया ओ से लेकर सी, ओ सी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर प्लस आधार कितना हो गया ओ बी का स्क्वायर। तो ओ सी स्क्वायर बराबर बी सी हमारा कितना है, बी सी एक इकाई है, एक का स्क्वायर। ओ बी कितना है √2 का स्क्वायर। ओ सी बराबर एक का स्क्वायर एक, √2 का स्क्वायर 2, स्क्वायर इधर आ जाएगा रूट में। ओ सी बराबर हो जाएगा 2 1 3, यानी ए हो गया इसका लंबाई √3। ठीक है, अब ओ सी जितना बड़ा त्रिज्या, इसको ओ सी को त्रिज्या मानकर पुनः हम घुमाएंगे तो अब ए इस तरह से संख्या रेखा पर कटेगा। अब इसी लंबाई का भी यहाँ आ जाएगा √3, इसका नाम देते हैं क्यू। ठीक, अब क्या करेंगे, फिर से इस सी बिंदु पर एक लंब डालेंगे,
पुनः OC पर एक लंब लेते हैं, पुनः OC पर एक लंब लेते हैं और एक इकाई काट लेते हैं। ठीक, इसको एक इकाई ले लेते हैं। O को इसका नाम दे देते हैं D। O को D से मिला देते हैं। ठीक, O को अगर D से मिलाएंगे तो ये A हो जाएगा। ठीक, O को D से मिला देते हैं। अब O से D से मिलाएंगे तो OD बराबर क्या हो जाएगा इस त्रिभुज के लिए, CD का स्क्वायर और इसका आधार O से लेकर C का स्क्वायर, OC का स्क्वायर। OD स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो OD स्क्वायर बराबर OC का मान कितना आया, √3 का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। OD स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, OD बराबर √4, 4 का वर्गमूल 2, यानी OD बराबर कितना आया 2। अब पुनः इसको OD को हम त्रिज्या मान करके इसको हम अगर घुमाएंगे तो ये हमारा कटेगा √2 पर, ये हमारा आ गया 2। ठीक, अब एक बार और काम करना है। पुनः अब इस D पर यानी OD हो गया, इस OD पर पुनः OD पर एक लंब लेते हैं। पुनः OD पर एक लंब लेते हैं और एक इकाई नाप लेते हैं, काट लेते हैं। ठीक, तो OD पर एक लंब लेंगे तो A हो जाएगा। ठीक, और A हो जाएगा एक इकाई और O को इसका नाम दे देते हैं E। O को E से मिलाया, O को E से मिलाएंगे तो A बन जाएगा ऐसे। ठीक, O को E से मिलाया, अब हो जाएगा हमारा O से लेकर E तक का, O से लेकर E तक का। ठीक है, इसको नीचे इधर हम ले लेते हैं। O से लेकर E तक का ये हो जाएगा OE का स्क्वायर बराबर, O से लेकर E तक का OE का स्क्वायर बराबर कितना, इस त्रिभुज के लिए O से लेकर D तक OD का स्क्वायर प्लस D से लेकर E तक D का स्क्वायर। OE स्क्वायर बराबर OD का नाप कितना आया 2, OD का माप आया 2 का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। OE स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। OE स्क्वायर बराबर √4 5, √4 यानी इसका जो अब माप आ गया √5। अब √5 को फिर से त्रिज्या मान के अगर इसको हम खींचेंगे एक चाप तो एक कहीं ना कहीं इस तरह से कटेगा और इसका नाप हो जाएगा √5। इस तरह से संख्या रेखा पर √5 को हम लोग निरूपित करेंगे। ठीक है, यानी अब जब एक इकाई लेंगे हर बार एक त्रिज्या बनेगा। त्रिज्या का नीचे इसका आधार A था, इस त्रिभुज का आधार A हो गया, इस त्रिभुज के लिए आधार √3 हो गया, इस त्रिभुज के लिए आधार 2 हो गया। और हाँ, अब अगला जो ये आया कर्ण आ गया है ना, यानी इसके लिए ये हो गया आधार और इस त्रिभुज के लिए हो गया कर्ण। इस त्रिभुज के लिए ये हो गया आधार
लेकिन इस त्रिभुज के लिए हो गया कर्ण। इस त्रिभुज के लिए ये हो गया आधार OD, लेकिन OD इस त्रिभुज के लिए हो गया कर्ण। इस त्रिभुज के लिए यही OE क्या हो गया, कर्ण हो गया, है ना। अब बार बार एक चाप ले लेकर संख्या रेखा पर देखना कि कहाँ कट रहा है, वही संख्या रेखा पर उसको उस संख्या को निरूपित करेंगे। ठीक है, ये हो गया।